बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जी बात करेंगे MKT 624 के लेसन नंबर 27 से ऑनवर्ड्स। सब्जेक्ट है हमारा ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, ब्रांड के हवाले में इसमें हम पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे ब्रांड आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर बेसिकली एक डिज़ाइन को कहते हैं। जनरली हम आप बात करें ना, तो आर्किटेक्चर एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिज़ाइन होता है। और नॉर्मली इसका वर्ड यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स के लिए, कि किसी भी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर होता है कि बिल्डिंग को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरह से डिकोर किया जाएगा, कौन सा पेंट किया जाएगा, किस तरह इसका मैप तैयार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसका आर्किटेक्चर बनती हैं। सेम इज़ द केस हम जब बात करेंगे इसमें ब्रांड में, तो ब्रांड के आर्किटेक्चर में हर चीज़ शामिल होगी कि ब्रांड का इमेज, ब्रांड के साइज, ब्रांड की लॉयल्टी, हर चीज़ जो है इसके आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है, what can be concluded from our discussion so far is that brands belonging to one business do not work in isolation for each other, for reason that one set of circumstances give rise to the existence of another brand, whether the extension or stand alone under a different name. वो कह रहा है जी, एक बिजनेस के अंदर लाजमी नहीं है एक ही ब्रांड हो और वो भी आइसोलेशन में हो कि जी सिर्फ यही ब्रांड हमारा चलना है। कई ब्रांड हो सकते हैं जो कि एक ही बिजनेस के अंदर जो है वर्क कर रहे हो। सच डेवलपमेंट्स उसके, अच्छा हम आप ब्रांड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। टू अंडरस्टैंड ब्रांड आर्किटेक्चर वी मस्ट नो दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड बात है कि प्रोडक्ट्स का ब्रांड से बहुत क्लोज रिलेशन होता है, कि प्रोडक्ट जो है वो अपने नाम से भी जानी जाती है और ब्रांड से भी जानी जाती है। ब्रांड डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर एंड दे आल्सो इंडिकेट प्रोडक्ट्स ओरिजिन। ब्रांड एक प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और वही उसके ओरिजिन को भी शो ऑफ करते हैं। वो बात करें, द सिस्टम मस्ट आल्सो मेक इट इजी फॉर द कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड दोज प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ बाइंग डिफरेंट ब्रांड्स। अब ये कस्टमर्स के लिए ये चीज़ बिजी हो जाती है कि वो एक सेम टाइप ऑफ, यानी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स किन ब्रांड से बाय करते हैं। अब ब्रांड आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो वो बात की उस लिहाज से ये बात क्लियर हो गई कि ब्रांड की जो वर्थ है, ब्रांड का जो साइज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स में एक जैसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, एक ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और प्रोडक्ट जो है उसकी अपनी भी आइडेंटिटी है और ब्रांड भी उसकी आइडेंटिटी है। अब ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के लिए यहाँ पे बात करेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम ब्रांड के अंदर जो है हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व वन पर्टिकुलर नेम असाइन टू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को एक ही नाम असाइन किया जाता है, यानी कि डिफरेंट नेम डिफरेंट प्रोडक्ट को साइन किए जाते हैं। ये नहीं होता कि एक नेम मल्टीपल प्रोडक्ट को साइन कर दिया जाए। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच न्यू पोजिशनिंग देयर इज अ न्यू ब्रांड नेम एंड हेंस डिफरेंट नेम्स correspond टू डिफरेंट पोजिशंस। हाँ जी, कि आपने अगर कोई नई पोजीशन अटेन करनी है तो आपको समटाइम नए ब्रांड के साथ भी आना पड़ता है। कि एक ब्रांड को आप जिस पोजीशन पर ले गए हैं, समटाइम आप उसको फर्दर किसी और पोजीशन में नहीं लेके जा सकते। इसका बेस्ट मिसाल है कि जो ब्रांड्स अपनी वर्थ लूज कर जाते हैं, आप उनको दोबारा से पोजीशनिंग में स्टेबलाइज पोजीशन में नहीं ला सकते जब तक कि आप कोई नया ब्रांड लॉन्च नहीं कर लेते। अब देखिए, ब्रांड ए, प्रोडक्ट ए, पोजीशनिंग ए, ब्रांड बी, प्रोडक्ट बी, पोजीशनिंग बी, यानी कि हर प्रोडक्ट की हर ब्रांड के लिहाज से अपनी पोजीशन है। अब यहाँ पे अगर हम मिसाल लेना चाहें तो आप पेप्सी और कोक की मिसाल ले लें। कि पेप्सी कंपनी है, उन्होंने पेप्सी के नाम से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। अब उनकी और प्रोडक्ट्स हैं तो वो डिफरेंट नेम से हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि ये पेप्सी की प्रोडक्ट्स हैं।
कोक ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, कोक के नाम से कोक आ गई जी, कोका कोला। ये अपने नाम से ही इनकी प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स आई वो हर प्रोडक्ट नए नाम से आई, और हर प्रोडक्ट ने अपनी एक पोजीशन क्रिएट की। अब सूरत हाल ये है कि स्प्राइट एक प्रोडक्ट भी है और स्प्राइट एक ब्रांड भी है। यहां पे ये बात हरगिज नहीं हो रही कि एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कोई पोजीशन हासिल करे तो हमें कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है। हमारा बेसिकली वो बात ये कर रहा है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को ही ब्रांड बनाना है। कोक ने स्प्राइट को ब्रांड बना दिया, कोकोला ऑलरेडी ब्रांड था। पेप्सी ने स्टिंग को ब्रांड बना दिया, पेप्सी ने ड्यू को ब्रांड बना दिया, पेप्सी ने सेवन अप को ब्रांड बना दिया। सेवन अप तो ऐसा खुद ही ब्रांड था, वो ब्रांड को पेप्सी ने बाय किया है। लेकिन कोक के अंडर दो ब्रांड काम कर रहे हैं और पेप्सी के अंडर चार ब्रांड काम कर रहे हैं। तो दैट इज द बेसिकली ब्रांड स्ट्रेटजी एंड ब्रांड पोजिशनिंग। हर ब्रांड की अपनी एक पोजिशन है। अब आगे बेनिफिट्स की बात करें, रिसोर्सफुल कंपनीज ऑप्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। They like to create that multiplication of supplier effect to energize the category of। अच्छा ये बात कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आते हैं जी। ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रेटजी। ईच ब्रांड लॉन्च अ न्यू ई ब्रांड लॉन्च इज अ न्यू लॉन्च। इट इज एक्सपेंसिव कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द। हाँ जी, ये बाकी इतनी अच्छी बात की कि जब हर ब्रांड लॉन्च होगा तो वो अपनी लॉन्चिंग सेपरेट करेगा, तो वो एक एक्सपेंसिव वे होगा। आप देखिए स्प्राइट कोक के लिए कोक स्टूडियो है, और स्प्राइट जो है वो अपनी करता है स्पोर्ट्स के हवाले से। स्प्राइट जो है वो इन है, लेकिन अपनी अपनी वो लॉन्चिंग करते हैं। सेवन अप की अपनी लॉन्चिंग है, पेप्सी की अपनी लॉन्चिंग है। तो जब इस तरह से मामला होता है कि हर एक के लिए एक नया सेटअप क्रिएट होना है, तो अल्टीमेटली वो फिर टू मच एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। आगे आ गया लाइन ब्रांड स्ट्रेटजीज। अब लाइन ब्रांड में क्या है? लाइन ब्रांड स्ट्रेटजी का मतलब है कि ब्रांड एक है, उसके अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। द स्ट्रेटजी डील्स बेसिकली विद एक्सटेंशन। मीनिंगफुल सक्सेस ऑफ ए ब्रांड कैन मोटिवेट अ कंपनी इनटू एक्सटेंडिंग द लाइन। द एडवांटेजेस आर नोन टू यू। दिस सेट्स द स्टेज फॉर फाइंडिंग मीनिंगफुल फिट्स एंड कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ब्रांड के अंदर जो है वो उनकी लॉन्चिंग होती है जी। अब देखिए ब्रांड है, ब्रांड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ए उसी ब्रांड से, प्रोडक्ट बी उसी ब्रांड से, प्रोडक्ट सी उसी ब्रांड से, एंड सो ऑन। दिस कॉल लाइन प्रोडक्ट। अब द ड्रॉबैक इज दैट यू हैव टू स्टे वेरी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करके ब्रांड बनाया, अब बाकी प्रोडक्ट्स उसके क्लोज रहेंगी, उसी के साथ मार्केट में लॉन्च होंगी, तभी वो मार्केट में अपना नाम बना सकेंगी, कोई पोजीशन बना सकेंगे। नेक्स्ट आ कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी। When the same brand sports several products in different markets, it is known as the umbrella brand। ठीक होगा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मार्केट में एक प्रोडक्ट है, दूसरी मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट है, तीसरी मार्केट में तीसरी प्रोडक्ट है, लेकिन उन सबको एक ही ब्रांड जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटजी। ये देखिए, मार्केट ए प्रोडक्ट ए, मार्केट बी प्रोडक्ट बी, ये लाजमी नहीं है सेम नाम है। मतलब ये कि एक मार्केट है तो उसमें कोई एक प्रोडक्ट है, दूसरी मार्केट में कोई दूसरी प्रोडक्ट है, तीसरी मार्केट में कोई तीसरी प्रोडक्ट है। तो ये उन कंपनीज के साथ होता है जो कि कल्चर वाइज लेकर चलती हैं, कि जिस एरिया में या डेमोग्राफिक वाइज से चलती हैं, कि जिस एरिया में जिस तरह के लोग हैं उसी तरह की प्रोडक्ट उस एरिया में लॉन्च कर दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे लेसन नंबर 28 की। ब्रांड आर्किटेक्चर ही चल रहा है हमारा। सोर्स ब्रांड स्ट्रेटजी। अब सोर्स ब्रांड आ गया। दिस इज वेरी क्लोज टू अम्ब्रेला स्ट्रेटजी विद वन एक्सपेंशन एक्सेप्शन। एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट ब्रांड नेम अंडर द सोर्स नेम।
दिस इज अ टू टीयर्ड स्ट्रक्चर। हर प्रोडक्ट का अपना एक मेजर ब्रांड है और एक अपना एक ब्रांड होगा उसके अंडर। ये होगा जी सोर्स ब्रांड स्ट्रेटजी। यानी कि एक मेजर ब्रांड, उसके अंडर एक सब ब्रांड मौजूद है और उस ब्रांड की प्रोडक्ट है जो कि किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में लॉन्च हुई है। अब आप इसकी मिसाल लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। शूज के कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके अंडर कई तरह के सब ब्रांड्स काम कर रहे हैं। आप इसी की मिसाल ले लें सर्विस की, तो सर्विस ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया। अब तो खैर उसने वो सेपरेट कर दिया ब्रांड एंड्योर का, लेकिन वो उसका सब ब्रांड था सर्विस का। इसी तरह और कई कंपनी जो है मल्टीपल किस्म के ब्रांड्स जो हैं वो सब ब्रांड्स लॉन्च करती हैं। शूज कंपनीज, इवन ड्रेसेस में भी ऐसा होता है। और फिर जब वो ब्रांड अपनी पोजीशन रिटेन कर लेता है तो उसको फिर वो मेजर ब्रांड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन चल वो अंडर ही रहा होता है दूसरे के। Endorsing brand strategy. This the endorsing brand is generally to the company name which takes on the overtones of a brand name. अच्छा, यहां पे मैं आपको प्रीवियसली थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं। हम पढ़े ब्रांड आर्किटेक्चर, तो ये हम डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट किस्म की यानी कि ब्रांड टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कौन सा ब्रांड का आर्किटेक्चर किस तरह का है, किस ब्रांड का किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रांड। अच्छा, हम बात करेंगे थे एंडोर्सिंग ब्रांड इज जनरली द कंपनी नेम विच टेक्स ऑन टू ओवरटर्न्स ऑफ ए ब्रांड नेम। इट कवर्स ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स प्रोडक्ट्स इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड लाइन ब्रांड एंड ब्रांड रेंज। एंडोर्सिंग ब्रांड होता है जी एक मेजर ब्रांड मौजूद है और उसके अंडर जो है कुछ प्रोडक्ट्स एज ए ब्रांड काम कर रही हैं, कुछ ब्रांड नेम, कुछ सोर्स ब्रांड्स। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें मल्टीपल वे में काम कर रही हैं। आप इसकी मिसाल लेना चाहें तो आप नेस्ले और रैकटन बेनकीजर की मिसाल ले लें कि ये दो मेजर ब्रांड्स हैं, मेजर कंपनीज हैं और इसके इनके अंडर कई तरह के ब्रांड्स कई हवाले से काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे उनकी कुछ प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, कुछ जगहों पे कुछ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। और वो हर कंपनी, हर सॉरी हर कंट्री, हर कल्चर के लोगों के लिहाज से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जी, इस चैप्टर में इतना कुछ ही था। नहीं नहीं, सॉरी, चल रहा है अभी। मैं समझा क्लोज हो गया। खैर कोई नहीं। चैनल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स के हवाले से बात करेंगे। तो वाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सबसे पहली चीज कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जरूरत है। विद ब्रांड आर्किटेक्चर इन प्लेस वी आर नो रेडी टू ऑप्टिमली develop the brand consumer relationship in terms of making the brand available to him। जी, हमें ब्रांड 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 हम कब से कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो करना है कि ब्रांड की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। ब्रांड अगर कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए अवेलेबल ही ना हो तो उस ब्रांड को कस्टमर या कंज्यूमर क्या करेगा। आप एडवर्टाइज करते हैं बड़ी हैवीली, लेकिन वो कस्टमर को अवेलेबल ही नहीं है चीज, तो कस्टमर जो है फिर उसके लिए मेहनत नहीं करेगा। अब देखिए, आपकी मिसाल इसकी मैं आपसे इस तरह से दूंगा कि हमारे यहाँ पे करीब ही ना नेक्स्ट कोला की एजेंसी है। तकरीबन डेली बेस पे दो तीन बड़ी गाड़ियां आती हैं नेक्स्ट कोला की, यानी कि सामान स्टॉक उतरता है यहाँ पे। फिर छोटी गाड़ियां जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने रखी हुई हैं, वो सप्लाई करते हैं। लेकिन मुझे एक दिन नेक्स्ट कोला की, यानी कि मैंने को हमारे घर में खैर बेवरेजेस यूज ही नहीं होती, लेकिन कभी कभार को मेहमान आ जाए तो मैं नेक्स्ट कोला लेने गया तो मुझे कुछ 6 शॉप्स मिलके नेक्स्ट कोला मिली फिर के। मतलब क्या हुआ कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्ट्रांग नहीं है। या फिर ये प्रोडक्ट्स सेल तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स आगे शॉप्स पर पहुंच नहीं रही, कहीं और ही जा रही हैं। चलिए व्हाट्सएवर उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बात ये करने लगा हूँ कि अब देखें जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना हो तो ब्रांड का क्या करना है।
जी कुछ स्ट्रेटेजी क्वेश्चन की बात करते हैं, नेचर ऑफ मार्केट प्रोडक्ट मार्केट रिलेशनशिप। We must firstly be clear about the nature of our product, whether it is a consumer product, specialized product, industrial product, along with its application. Consumer consumable will also be channel more elaborate their durable. हाँ जी, यहाँ पे बात वो कर रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट रिलेशनशिप से हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोडक्ट कौन सी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और फिर हमने ये देखना है कि कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है। ठीक है। स्पेशलाइज प्रोडक्ट है तो स्पेशलाइज डीलर्स है उसके, जहां तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को सेल होगी। तो प्रोडक्ट के लिहाज से हम मार्केट चूज करते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी है और किस मार्केट में सेल होगी। द मेकअप ऑफ सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट, we must be sensitive to how much what category of customers constitute towards total volume of the business। किस तरह कस्टमर्स आपके बिजनेस का टोटल वॉल्यूम बनते हैं, यानी कि आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कौन सी प्रोडक्ट आपको ज्यादा अच्छा फीडबैक दे रही है। नेक्स्ट चलेंगे जी, थ्री स्ट्रेटजी एरियाज चैनल इम्पैक्ट कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मीन्स रियल परफॉर्मेंस, delivering what was promised so that the customer get right combination of product quality, fair price and good service। जी कस्टमर वैल्यू मीन्स रियल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि आप कस्टमर के लिहाज से कस्टमर जो राइट कॉम्बिनेशन बनाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, फेयर प्राइस, गुड सर्विस, इन सब चीज़ों को कस्टमर मद्देनजर रखता है और यही चीज़ आपकी कस्टमर वैल्यू क्रिएट करती है। आप जब कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, मुनासिब रेट पर दे रहे हैं, उसको आपसे आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, तो कस्टमर आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट कर लेता है, एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है कस्टमर। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रेवेन्यू है। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट सेल होंगी, कस्टमर को वैल्यू देंगे, तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एट द एंड फिर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी। जी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। मार्केटिंग चैनल्स कंपनी एक्स वर्सेस कंपनी वाई। कंपनी एक्स कंपनी की अपनी आउटलेट्स हैं और कंपनी डायरेक्ट सेल्स कर रही है, किनको? कस्टमर्स को। कंपनी वाई का तरीका क्या है? वो डायरेक्ट सेल भी कर रही है, वो मिक्स सिस्टम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि वो डीलर्स को सेल कर रहे हैं और डीलर्स आगे कस्टमर को सेल कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्ट सेल्स में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल कर रहे हैं, रिटेलर आगे कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब देखिए दो कंपनीज के तीन तरह के कंपनी एक्स के दो चैनल्स हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्टली वो अपनी जो फैक्ट्री है वहीं से अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। आजकल देखिए बहुत से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, कपड़े के मैन्युफैक्चरर्स फैसलाबाद के अंदर, वो डायरेक्टली कस्टमर और सोशल मीडिया से कस्टमर्स को कॉन्टेक्ट नंबर देकर, ठीक है, उन्होंने अपने साइट्स बनाई हैं, कस्टमर्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं और कस्टमर्स को अपनी साइट्स पर लेके आते हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कंपनी की आउटलेट्स मौजूद हैं और आउटलेट्स पर कस्टमर विजिट करता है, वहां से चीज बाय कर लेता है। ये तो कंपनी एक्स का देखा हो गया। ये बेसिकली आजकल जो मेजर ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो नॉमिनेटेड ब्रांड्स हैं, वो यही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी वाई की तरफ आएंगे तो वो डायरेक्ट सेल भी कर रहे हैं, कि जो उनके मेजर सप्लायर्स हैं उनको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। फिर वो उन्होंने आगे डीलर्स रखे हुए हैं, डीलर आगे फिर कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। और तीसरा तरीका जो रूटीन वाइज बिजनेस तरीका है कि जी होलसेलर को सेल कर रही है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को, और रिटेलर से फिर कस्टमर्स को। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, इसका मामला है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो अब डिटेल में बताएगा कि कस्टमर रीच, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, सर्विस क्वालिटी, ये तीन चीज़ें मिलकर हमारे चैनल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इफ कंपनी कैनॉट रीच टू इस पोटेंशियल कस्टमर, इट विल नॉट रजिस्टर सेल। If the cost to reach customers is too high, then it will adversely affect profitability. If the customers are not served the way they want, then the company cannot retain them. देखें, अगर आप कस्टमर्स को रीच नहीं कर पाते तो आप पोटेंशियल कस्टमर्स लूज कर देंगे। आप कस्टमर्स को रीच करते हैं लेकिन रीच करने की अभी कॉस्ट टू हाई है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी।
और अगर आप उनको प्रॉपरली सर्व नहीं करते तो आप उनको रिटेन नहीं कर पाते। अब ये देखें, डायरेक्ट चैनल्स में डायरेक्ट सेल्स है। कस्टमर आपकी फैक्ट्री विजिट करता है, चीज़ परचेज कर लेता है। टेली मार्केटिंग है, ठीक है, थ्रू टेलीफोनिकली। और ई मार्केटिंग, जो भी मैंने आपको मिसाल दी है कि उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं, और कस्टमर्स को वेबसाइट्स पर लेके आते हैं और फिर वहां से अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। इनडायरेक्ट चैनल में डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, यही मैंने आपको बताया। जी, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा जी, operating efficiency. Once you have decided upon the method of customer reach, direct or indirect, your objective is that you must be achieve operating cost efficiencies। ठीक है, आपने कॉस्ट एफिशिएंसी को रिटेन करना है ताकि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो डायरेक्ट चैनल्स हैं, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होते हैं कि आपसे कस्टमर डायरेक्टली जब चीज़ परचेज कर लेता है तो आपका जो मिडल मैन का प्रॉफिट है वो सारे का सारा आप खुद रिटेन कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाई लेवल सर्विस क्वालिटी में। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग शोज अ गुड लेवल ऑफ सर्विस बिकॉज द डायरेक्ट इंटरफेयर विद द कस्टमर, बट इट कुड बी एक्सपेंसिव फॉर मेंटेनिंग अ डायरेक्ट सेल फोर्स। डायरेक्ट सेल्स फोर्स जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है कस्टमर से, और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग मूव्स कंपनी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड हैंस poses a greater challenge for providing good level of services। इनडायरेक्ट में आपका कस्टमर से इंटरेक्शन डायरेक्टली खत्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप कस्टमर को गुड सर्विस प्रोवाइड करने के काबिल नहीं रहते। अब आप इन्हिसार करेंगे इनडायरेक्ट चैनल्स पे कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू प्रोडक्ट बेनिफिट्स। प्रोडक्ट बेनिफिट्स के हिसाब से आप अगर वैल्यू देना चाहे तो कैसे, सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। इट मस्ट बी डिलीवर द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द वन प्रोमिस्ड इन द ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्रांड के लिहाज से जो आपने प्रॉमिस किया कि हम किस तरह की क्वालिटी देंगे, आप वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेशन, आप जितनी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है कस्टमर को, आप पूरी जितनी इन्वेंट्री उसको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी मस्ट बी एबल टू impart knowledge and training to channel members for them to ensure the instructions being followed for quality। कंपनी डायरेक्ट इंडायरेक्ट को बॉदर नहीं करती, अगर इंडायरेक्ट मेथड भी है तो कंपनी अपने चैनल्स को ट्रेन करती है कि आपने अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। आप देखिए किस तरह से क्वालिटी प्रोवाइड होगी। नीड फॉर डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, रिपेयर्स, टर्म फॉर पेमेंट, क्रेडिट, ये सारी चीजें क्या हैं कि ये आपकी अच्छी सर्विस का होता है कि किस तरह कस्टमर है और किस तरह की उसको सर्विस चाहिए और आप किस तरह की उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, नेक्स्ट है क्रिएटिंग वैल्यू। को ब्रांडिंग डिफरेंट है। चलिए लेसन नंबर 29 तक रखते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 30 से हम लोग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।